अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो लोग जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन वो कन्वेंशनल कंट्रीज़ जिनके बारे में हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि जी यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, उससे हट कर किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ की वैल्यूज़ कल्चर हमारे मुल्क की भी कहीं ना कहीं अक्कासी करता हो या फिर हम उनसे सीख कर अपने मुल्क में बहुत सारी बेहतरियाँ ला सकते हो। ऐसे बहुत कम ममालिक हैं और उनमें से एक मुल्क जो है वो जापान है। अगर जापान की बात की जाए तो आम फहम लोग शायद बहुत कम जानते होंगे कि वहाँ पर जो वर्क कल्चर है, जो वर्क एनवायरनमेंट है, उसके साथ ही साथ आपको जो एक्सेप्टेंस मिलती है पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली, क्या वहाँ पर वर्क सिनेरियोज होते हैं, स्कॉलरशिप्स पे कैसे बच्चे जा सकते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या कुछ हम जापान से सीख सकते हैं, जापान से सीख कर पाकिस्तान में आकर क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज का शो बहुत अहम रहेगा क्योंकि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। जापान का माहौल कैसा है, सकाफत कैसी है, क्या हम कल्चरली वहाँ पर एडजस्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, सब कुछ आज के शो में आपको जानने को मिलेगा। गेस्ट से मिलवाने से पहले शाह साहब को वेलकम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब तो वैसे बड़े कमाल इंसान हैं और जब से भट्ट साहब हमारी ज़िंदगी में आए हैं हमारी ज़िंदगी बागो बहार बन गई है क्योंकि जापान से मेरी वैसी एक बड़ी मोहब्बत है, जापानीज़ कल्चर से, जापानीज़ फ़िलासफ़ीज़ इतनी है जो मैं पढ़ाता भी रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। वो इकिगाई हो, वो कह लीजिए केंसाई प्रिंसिपल हो, वो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हमने जापानीज़ सुनी पढ़ी और फिर उनको हमने प्रमोट भी करना शुरू किया कि हर खैर की चीज़ को सीखना पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। इससे पहले वाला जो प्रोग्राम है मैं सुनने वालों को ज़रूर बताऊं, जब आप ये पूरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उस प्रोग्राम को सर्च कर लीजिएगा। अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो उसका लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, हमारी टीम के आबिद साहब वो लिंक दे देंगे, आप उस प्रोग्राम को भी जरा सुन लीजिएगा। और वो प्रोग्राम था प्रॉब्लम्स क्या हैं सारी, आज का प्रोग्राम है सोल्यूशंस क्या हैं। यानी यहाँ से अगर किसी ने जापान जाना है, हमें कोई स्टूडेंट सुन रहा है, वो कैसे जा सकता है। सबसे बढ़ के डॉक्टर साहब आप तारीफ करनी चाहिए, बट सब 5 बैच अभी तक लेके जा चुके हैं। 5 बैच का मतलब है कितने दर्जनों बच्चे बट सब के जरिए जापान पहुंचे हैं और इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं है, इनका बिजनेस नहीं है। 100% स्कॉलरशिप होती है, उन बच्चों को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं और वो बच्चे जब अपनी वो इंटर्नशिप मुकम्मल करते हैं तो उल्टा पैसा लेकर आते हैं। वो उनका एक्सपोजर भी जापान का सर्टिफिकेशन टाइटल वो सब तो लगता ही है, लेकिन साथ में पैसा लेकर आते हैं। तो इनकी तो कॉज के साथ आपको पता है मैं दिल से इनके लिए दुआ भी करता हूँ, छोटे भाइयों की तरह मेरे लिए हैं, ये बड़े मोहतरम है और साथ ही साथ मैं इनकी कॉज को पुश भी करता हूँ कि इनका बड़ा कमाल का ये सारा मिशन है जिसको आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वेलकम करते हैं हसन भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, वर्क कंसल्टेंट फॉर जापान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में एक बार फिर शमूलियत का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा है, लास्ट टाइम भी लोगों को बड़ा पसंद आया। हमने लास्ट टाइम जैसे शाह साहब ने भी कहा प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की, आज हम जो है रेक्टिफिकेशन सोल्यूशंस की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कुछ लोग होंगे जिनके लिए जापान का नाम जो है, अगर हम बात करें मूव करने की, तो उन्होंने शायद पहली बार सुना हो कि जापान में क्या हो सकता है। जापान तो हम जैसे कोरियन मूवीज़ या किसी नेटफ्लिक्स पे देखते हैं कि जापान तो बहुत महंगा है, तो वहाँ पर जाकर हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, अक्सर हम यही आम फहम चीज़ें सुन रहे होते हैं। तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगी कि जापान की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी है, वहाँ की करेंसी कैसी है, और जिस तरह से हम यहाँ पे समझते हैं कि वो बहुत महंगा है, हम वहाँ पर जाके शायद एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें कोई हकीकत है या नहीं है? देखिए, जैसे कि शाह साहब ने बिल्कुल फरमाया कि अभी तक हम पिछले जो हमारा प्रोग्राम है वो था प्रॉब्लम्स क्या हैं जापान जाने के लिए, ये है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज का। तो मैंने बड़ी कोशिश की पिछले 2 साल में कि हम किसी ऐसे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करें जो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर सके। जापान जाने के लिए 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि अगर आप लैंग्वेज का बैरियर क्लियर कर लेते हैं। तो जब हमें कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं जब शाह साहब के साथ लास्ट प्रोग्राम करके गया, शाह साहब आपके प्रोग्राम की जो है वसादत से एक मुझे लैंग्वेज एक्सपर्ट मिला जो पाकिस्तानी ही है, जिसने अपने 25-30 साल इस लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने में लगाए, जापानीज लैंग्वेज को, और वो बड़ा गुनाम सी जिंदगी गुजारते थे। अच्छा जी। हाँ जी। और जापान में उन्होंने प्रोग्राम देखा, मेरे से राब्ता किया और आज हम
उस स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं। माशाल्लाह Wow, माशाल्लाह that's माशाल्लाह। और क्या नाम है जी उनका जी? वसीम साहब हैं। अच्छा अभी जी। आप उनको मिले हैं पीछे बैक स्टेज पे, अच्छा इधर मौजूद थे मौजूद जी? है सर। वो जो स्लिम से लंबे से बिल्कुल क्या वो सर। कमाल इंसान है। और उनको जापानीज लैंग्वेज आती है जी? सर वो मैं कहूँ कि मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है, तो वो क्योंकि मैंने सिर्फ सीखी है ना अपने लिए, अपने कारोबार के लिए, सारी चीजों के लिए। उन्होंने तो वक्फ कर दिया अपना कि हमने बच्चों को कैसे सिखानी है। अच्छा और वो सिखा रहे हैं। और सर उन्होंने हमें पूरा करिकुलम डेवलप किया है, हमने किताबें प्रिंटिंग के लिए दी हुई हैं, अगले वीक में इंशाल्लाह आ जाएंगी। और उसका सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि अभी तक सब यहाँ से जो काम करते हैं जापान के लिए, वो ये करते थे कि बच्चा स्टूडेंट के तौर पर जाएगा, बस उसको इंटरव्यू क्लियर कराना है किसी तरीके से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमने वो जो सोल्यूशन बनाया है, जो बुक्स हमने बनाई हैं, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल लैंग्वेज सिखाते हैं लोगों को। उसके लिए जो हमने यहाँ पे स्कूल अब डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें एक्टिविटी रूम डिज़ाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि बच्चों को नोट, देखिए कापी पेंसिल से बच्चों को नहीं आता है। सही। मुझे मेरा जो अपना पर्सनल है, मेरा बच्चा छोटा है, वो 3 महीने, मैं जब लास्ट टाइम यहाँ से गया हूँ मेरे साथ गया वो, तो 3 महीने में वो इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो घंटा घंटा मेरे साथ जापानीज में बात कर लेता है। क्या बात है। क्यों? क्योंकि वो डेली देखिए सुबह जाता है, शाम को आता है, और वो टीचर्स और उसके स्टूडेंट्स जहाँ पे वो हैं, वो सारे जापानीज हैं। वो एक ही बात बार बार सुनते सुनते, देखिए ये नेचर है, आप जो सुनते हैं वही बोलते हैं। ट्रू। यानी कि जैसा कोई बंदा बहरा है तो वो गूंगा भी होगा बाय नेचर। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तक तो आप बोल नहीं सकते। तो बार बार आपके ऊपर वो, जब तक वो चीज फायर होती रहती है तो आप बोलना शुरू करते। तो हमने इसी पैटर्न पे, इसी नेचर के बेस पे हमने ये सारा अपना करिकुलम डेवलप किया कि हमने कहा कि यार अब पिछले साल हमने बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बता दी थी कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। तो हमें इवन उसमें कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रॉब्लम तो बता दी, इसका हल भी बताएं। तो अब हम इंशाल्लाह हल लेके आए हैं, सोल्यूशन लेके आए हैं, ताकि लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर की जाए और यहीं से उनके इंटरव्यूज करवा दिए जाएं और वो इस काबिल हों कि वो इंटरव्यू क्लियर कर लें और फिर उनको जापान, जब वो पहले दिन जाएंगे, वो अपनी जॉब पे खड़े होंगे। क्या बात। तो ओवरऑल वर्क एथिक्स, जैसे अभी मैडम ने कहा, तो वर्क एथिक्स बहुत ज़रूरी है जापान के लिए। हम जैसे कि एडजस्टमेंट हमारी अडेप्टेबिलिटी तो है, लेकिन हमारी आदतें बड़ी ख़राब हैं यहाँ पे ना, नॉर्मल पाकिस्तानी की। जापान में जैसे टाइम का बहुत इश्यू है। अब मैं यहाँ पे किसी को 10 बजे का टाइम दिया था तो वो 11 बजे आ कहते हैं ट्रैफिक में फंस गए थे। तो जापान में तो ये मतलब 1 मिनट लेट का मतलब है लेट। मतलब आप 8 बजे काम पे आने का मतलब है कि आप 7:50 पे कंपनी में हो, 7:55 पे आप अपने वर्किंग स्टेशन पे खड़े हो। फिर आपका मतलब ये है कि आप 8 बजे काम पर आए, वरना ये इसका नहीं है। तो अडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी, वैसे ये बड़ी मजे की बात है कि हम जैसे ही पाकिस्तानी जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं ना, फौरी उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो मैं जापानियों का, हमने उसी के लिए, उसी पैटर्न पे लोगों को तैयार करने के लिए हमने क्लास का टाइम भी सुबह 8 बजे का रखा है। अच्छा जी। हाँ जी, 8 बजे 8 बजे का। और ये बड़ा चैलेंज पढ़ाते हैं। हाँ जी, वसीम साहब। और वसीम साहब का बैकग्राउंड क्या, उन्होंने कैसे जापानी सीखी जी? सर वो देखिए, वो खुद गए ना, जैसे मैं गया, वो 92 में गए थे सर, जब मैं पैदा हुआ था। तो अच्छा जी, वो तब गए, उनको जो मुश्किलात आई उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या बात है। तो वो बड़ी मेहनत है सर उनकी। और बस बड़ी मुश्किल से आपके इस प्रोग्राम की वसादत से ये 2 लोग, हम एक सोच रखने वाले मिल गए आपस में। वाह वाह वाह, तो जबरदस्त। ये अल्लाह ताला की और वो मेहरबानी खुद पढ़ाते हैं जी, खुद पढ़ाएंगे, अभी खुद पढ़ाएंगे। और आहिस्ता हमारा प्लान है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रेनर तैयार कर ट्रेनर्स भी लेंगे तैयार आप। कर लेंगे। सही जी। अच्छा अब ये बताइएगा कि किस उम्र का बच्चा, क्योंकि आपका तो यंगस्टर्स के लिए है, आपका छोटे बच्चों के लिए तो प्लान है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका टीनेज में यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे होते हैं, तब का कोई प्लान है, कम से कम मैट्रिक किया हो तब का प्लान है, ये प्लान्स क्या हैं आपके साथ? सर हम मिनिमम ना इंटर रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को, जिसने इंटर पास, क्योंकि देखें लैंग्वेज को सीखने के लिए भी लैंग्वेज आनी जरूरी है ना। अब इंग्लिश या उर्दू अगर हम उसे सिखाते हैं तो सेंटेंस मेकिंग, वर्ब्स, प्रपोजिशंस, ये क्या होती हैं, बच्चे को बेसिक पता होगी तो वो सीख सकेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा कम से कम इंटर हो। अगर उसको लगता है कि मैं मैट्रिक पास हूं, मैं कर सकता हूं, तो मोस्ट वेलकम। हम उसको ट्राई करते हैं 1 महीना। उसके बाद अगर वो नहीं कर पाता, हम उसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि ना आप अपना टाइम ज़ाया करें, ना हमारा टाइम ज़ाया करें। तो और ब्रैकेट हमारी वही 20 से 30 है मैक्सिमम, ताकि वो जापानीज जब लेबर यहाँ से या वर्क फोर्स लेके जाते हैं तो 10 से 15 साल का उनका प्लान होता है कि हमने बंदे को अपने पास जो है ना वो रखना है। तो जाहिर है वो जो अगर पहले 40 का होगा तो वो 55 तक चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि 30 तक मैक्सिमम हो, ताकि 45 तक 50 तक भी अगर हम उसको अपने पास रखना चाहें तो वो उसको काम करवा के फिर वो वापस अपने मुल्क आ जाए। सही सही। अब जापान की बात करें तो पाकिस्तान जापान पिछले दिनों बड़ा कमाल हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहबा वहाँ गई और कल भट्ट साहब
के साथ मैंने आपकी बात भी करवाई तो उन्होंने तस्वीर दिखाई चीफ मिनिस्टर साहबा को रिसीव कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग होंगे, तो आप वहीं पर थे जी? नहीं सर, मैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब मैडम आई हैं तो एग्जैक्टली मेरे वापस जब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा था, तो फिर ये था कि वो टाइम मैच नहीं कर पाया। मुझे एम्बेसी की तरफ से भी कॉल आई थी कि अगर आप आना चाहें और यहाँ पे हमें ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। लेकिन हम ऑब्वियसली जापान में ही थे और वो चीज़ें उधर प्लान होती, क्योंकि आपको पता है जापान में सब और चीज़ें प्लान्ड होती हैं ना, तो हमारे तो यानी कि अब मैंने वापस जाके 1 महीने में अगले में क्या करना है वो सारी चीज़ें प्लान है, तो वो चीज़ें फिर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान जापान के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह जा रहे हैं, क्या होगा? इस विजिट के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। जी, इसके ऊपर ना मेरा बड़ा पॉजिटिव रिव्यू है। देखें, पहले इस तरह विजिट नहीं होते थे, मतलब अब देखें कि नेक्स्ट मंथ हमारे पीएम साहब जा रहे हैं जापान, और ये 20 साल बाद पहले हमारा कोई वजीर आज़म होंगे जो जापान जा रहे हैं। इससे 20 साल पहले तक कोई पीएम नहीं गया। तो अब मैंने तो रिक्वेस्ट की अपनी एम्बेसी से भी कि आप पीएम साहब को एक पूरा इसका जो लेबर वर्क फोर्स का है इसके बारे में ज़रूर ब्रीफ करें। ऑब्वियसली उनके पहले नॉलेज में भी होगा, लेकिन अगर इसको एक अच्छा पुश फैक्टर मिल सके, क्योंकि अब देखिए मोदी आए हुए थे जापान, वो अपना 5 लाख बंदों का हैंडशेक करके गए हैं जापान के साथ। अब वो कल्चरली भी एक्सचेंज करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ पे भी करेंगे, वर्क फोर्स भी करेंगे, डिफरेंट सारे एरियाज़ में करेंगे, लेकिन अल्टीमेट एक डॉक्यूमेंट साइन हो गया है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा। तो हम भी ये चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का भी कोई ऐसा पुश फैक्टर मिले कि हम जैसे जो लोग काम करने वाले हैं इनको मजीद आसानियाँ हो सकें, क्योंकि देखिए टॉप डाउन कल्चर चलता है पूरी दुनिया में। ऊपर वाला जो है वो जब पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बातचीत होगी, वो न्यूज़ में आएगा ऑब्वियसली, तो नीचे तक सबकी और उसी तरह फिर जो चीजें वो डेवलप होती जाएंगी। तो खुश आए मतलब इन सब चीज़ों से डेफिनेटली जाहिर है लोगों को भी पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग रिलायबल, तभी ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, जापान में जिस तरह से स्कॉलरशिप्स और इन सब की तो हम बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जिस तरह आपने जिक्र किया वर्क लेबर के हवाले से, जो लोग जाना चाहते हैं स्किल बेस्ड जो वीज़ास पे जाना चाहते हैं, उनके लिए जापान किस तरह से बेनिफिशियल है? क्या एक ट्रैक होना चाहिए किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटर अगर किया हुआ है या मैट्रिकुलेशन की हुई है, ओए लेवल्स है, तो उसके बाद उनको कौन सा ट्रैक लेना चाहिए ताकि वो जापान में जाकर अपनी स्किल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकें एंड डेफिनेटली दे कैन रिवर्ट बैक टू पाकिस्तान एज वेल, या वहाँ पे किस तरह से वो एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए, ये दो तरह के हैं। एक तो है कि कुछ जो बच्चे हमारे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप 6 महीने यहाँ पे मेहनत करें, इंटरव्यूज क्लियर करके सीधा जॉब पे जाएं और प्रैक्टिकली अपने आप को स्किल अप करें। सही। और कुछ जो ऐसे हैं जिनको बैकग्राउंड ठीक है, वो पैसे खर्च कर सकते हैं, वो वहाँ पे जो प्रोफेशनल स्कूल्स बने हैं वहाँ जाएं और अपने आप को स्किल अप करें। क्योंकि जापान जो है ना, ये कल्चर उसका है सर्टिफिकेशन, हर चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन। यहाँ पे जो हेल्पर कॉन्सेप्ट है हमारा पाकिस्तान के अंदर, ऐसा जापान में बिल्कुल नहीं है। मतलब आपने कोई भी काम करना है उसके लिए स्कूल मौजूद है, प्रोफेशनल स्कूल मौजूद है, आप वहाँ से सर्टिफिकेट लें और फिर काम करें जाके। कोई काम ऐसा नहीं है जिसके लिए प्रोफेशनल स्कूल मौजूद नहीं है। तो बेहतर ये है कि जिस तो हमारे इस वक्त इकोनॉमिकल जो हालात भी हैं उसमें मशवरा सबको यही है कि आप लैंग्वेज यहीं पे कर लें, सस्ते में हो जाती है। जापान जाके मैं देखिए, मैं पर मंथ तकरीबन पाकिस्तानी 1 से 1,20,000 पे करता था जब मैं स्कूल जाता था सीखने, और यहाँ पे 6 महीने के पैसे इतने हैं। सही। और जापानीज लैंग्वेज सीखने के, तो आपको देखें ये सूटेबल है, और घर में है, रहने का खर्चा नहीं, आने जाने के उतने एक्सपेंस नहीं है। जापान में आपको सारी चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। तो ये है कि यहीं पे मेहनत कर लें और फिर अब जापान जाने का सोचें। लेकिन लैंग्वेज पहला स्टेप है, पहले माइंड में ये बना लें कि हमने लैंग्वेज सीखनी है, उसके बगैर जापान जाना मुमकिन नहीं है सर। बिल्कुल सही है। अच्छा, वसीम साहब जो सिखा रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी आप कर रहे हैं ताकि वो कल को आर्काइव्स में हो, कोई फ़ायदा उठा ले? देखिए, हमने ना उसको ये किया है कि हमने, क्योंकि बाज़ का क्लासरूम का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता कि उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। समटाइम्स कुछ चीज़ें एक्टिविटी रूम्स भी होते हैं। हमने ये ज़रूर किया कि हमने उसके साथ साथ यूट्यूब का अपना कॉन्टैक्ट डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो लोग वहाँ पे सीखें वो घर जाके प्रैक्टिस कर सकें। और यानी कि हमारे पास 3 घंटे तो पढ़ेंगे, घर जाके अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो वो लेसन वाइज हमने उसकी रिकॉर्डिंग्स कर दी हैं। प्राइवेट लिंक सेंड कर देते हैं, लिंक पब्लिक होगा सर वो। अच्छा, पब्लिक होगा, वो पब्लिक होगा, लेकिन ऑब्वियसली जो स्कूल में आ रहा होगा उसी के लिए वो प्रैक्टिस होगी। हाँ, क्योंकि हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो हमने बुक्स डेवलप की हैं, हाउ टू गाइड दिस बुक,
हम वो टीचर एक गाइड जो होता है वो भी बनाना चाह रहे हैं, ताकि एक अननोन पर्सन जिसको थोड़ी बहुत भी जापानीज आती है वो भी किसी को सिखा सके। बिल्कुल सही। तो उस पर वर्क चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेट हमारी कोशिश ये है कि कंटेंट जितना ज़्यादा हो सके डेवलप करें, इसको आम कर दें, क्योंकि हमारा मोटिव सर जापानीज सिखाना नहीं है। क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है और इसका हल कोई नहीं निकला, तो एटलीस्ट फिर हमने सोचा कि अब ये प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हम ये लैंग्वेज वाली साइड पे आए हैं। वरना हमारा मेन मकसद है कि जापान में बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जापान की बात करते हैं, तो कल्चरल डिफरेंसेस की अगर हम उसको लेकर चलते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, अगर हम स्किल बेस या लेबर वीज़ास पे जो जा रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा मसला ये भी होता है कि पाकिस्तान में ज़रा हम रहते हैं कल्चरली बड़े एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर जाके क्योंकि सब लोग काम में लगे होते हैं, क्या वहाँ का माहौल कैसा है? क्या वहाँ पर न्यूक्लियर सिस्टम है? वहाँ पर फैमिलीज़ को, कल्चर को, गैदरिंग्स को प्रमोट किया जाता है? उनका कल्चर क्या है बुनियादी तौर पर? थोड़े से आप बड़ा मैं अगर रफली कहूँ तो थोड़े से खुश्क लोग हैं। अच्छा जी। आपको पहल करनी पड़ती है। अच्छा, इंट्रोवर्ट है। हाँ जी, इंट्रोवर्ट लोग हैं। आप जब खुद पहल करते हैं ना, जैसे मेरा एक जापानीज के साथ ऐसा ताल्लुक था कि मैं ट्रेन में सफर करता था स्कूल आते जाते, तो वो हम अगर कभी बाय चांस अगर एक साथ हो जाते थे, वो एक अपना मुहावरा मुझे ज़रबुल मिसल जो होते हैं जापानीज में, वो मुझे सिखाता था और एक मैं उसे बताता था कि मैंने ये नया सीखा है। तो लेकिन वो पहले खुद पहल करनी पड़ती है। जापानीज खुद जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो अगर आप उनके साथ, जिस तरह अभी हमारे जो बैचेस पढ़ रहे हैं अभी सर, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो उनके साथ खाने खाने भी जाते हैं। इवन उनको पता है कि इन बच्चों के पास साइकिल है, ये अभी गाड़ी नहीं है इनके पास, तो उनको साथ ले जाके उनको हलाल फूड की शॉपिंग भी करवा देते हैं। और जो उनके मालिकान है वो जब एक पूरा वो इवन उन्होंने वेलकम पार्टीज दी हैं हमारे बच्चों को। अच्छा। कि आप आए हैं, आप हमारे पास इकट्ठे घुले मिले, ड्यू रिस्पेक्ट देना जानते हैं वो लोग। वो जानते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पे है ना बिला वजह इकट्ठे हो जाना, वो वाला काम नहीं है, सॉरी, लेकिन वो जो जरूरी चीजें हैं वो जरूर करते हैं वहाँ। अच्छा, अगर हम नज़्म ज़ब्त की बात करते हैं, आपने वक्त की पाबंदी और इन सब चीज़ों की तो जिक्र किया ही है, लेकिन जाहिर है इससे कहीं ना कहीं पर हर इंसान की लाइफ में वैल्यू भी ऐड होती है। सफाई सुथराई की बात की जाए, हाइजीन कैसी है? बहुत से ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं और फिर कहते हैं कि वहाँ पर तो जो स्मेल है वो ही बर्दाश्त नहीं होती कुछ एरियाज़ में या कुछ लोगों से। तो जापान का कैसा माहौल है नज़्म ज़ब्त के हवाले से, सफाई के हवाले से, हाइजीन कैसी है जापानीज़ लोगों की? मतलब आप अगर कभी जापान आए, आपने माशाल्लाह बहुत सारे मुल्क घूमे होंगे, ऐसा साफ मुल्क नहीं मिलेगा सर। अच्छा। मतलब आपको लोगों की इतनी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेते हैं कि मैंने देखा है जो बूढ़े हैं लोग, उनको जब कोई काम नहीं होता ना तो वो घर से बाहर निकल के ना जो सड़क के ऊपर छोटा छोटा घास उखड़ा होता है ना वो भी काटना शुरू कर खुद ही खुद काटते हैं वॉलंटरी। तो साफ है बिल्कुल। इवन हमारा घर जहाँ पे हम कूड़ा फेंकते हैं, हमारी ड्यूटी लगी होती है कि जब वो कूड़ा उठा के लेके जाएं हर एक घर की बारी बारी, तो आपने देखना जाके कुछ कूड़ा फैल के उधर गिरा तो नहीं हुआ, अगर गिरा हुआ तो उसको साफ करें। हाँ जी, हर एक की ड्यूटी। तो सफाई सुथराई तो मतलब नेक्स्ट लेवल। समटाइम हमें ऐसा लगता है कि ये जादू है। देखिए यहाँ पे भी खेत है, एक सड़क है, इस तरफ भी खेत है, दरमियान में सड़क है, हवा चल रही है, मट्टी उड़े, लेकिन सड़क पे मट्टी नहीं। क्या बात है, सही। ये पता नहीं अजीब चीज है। मैंने भी कई बार जापानी से पूछा, कहते यार ये वाला सवाल हमें नहीं पता, ये हम नहीं इसका जवाब दे सकते, लेकिन ऐसा लिटरली है वहाँ पे। अच्छा, हमारा वैसे ना एक डॉक्टर साहब मैं बताता चलूं, हमारा एक और भी चैलेंज है हमारी पट्टी का। हमारी जो मिट्टी है ना वो गर्द है, उड़ने वाली है। हाँ, ये उड़ती है। देखें आप, हम कहते हैं नहीं बाहर जाके व्हाइट शर्ट पहनते हैं हम यूरोप में या कहीं पर, वो 3-3 दिन तक पहने तो उनका कॉलर जो है खराब नहीं, वहाँ मिट्टी नहीं है बेसिकली, मिट्टी है ही नहीं। अगर मिट्टी नहीं है तो वो, या मिट्टी की फॉर्म ही नहीं है, फॉर्म ऐसी है कि वो उड़ती इतना गर्द नहीं बनती। गर्द नहीं बनती। अब देखें ना, हमारा एक शहर है मुल्तान शहर, उसके मशहूर है जी, गर्द मशहूर है वहाँ। हाँ जी। उसके बाद वहाँ गदागर मशहूर है उधर सूफी मशहूर है उधर के, ठीक है जी। तो ये जो गर्द है, यानी वो जक्कड़ मिट्टी, उस तरह की मेरा ख्याल फीलिंग नहीं है। अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल आ जाता है जो मैं समझता हूँ कि जापान कभी नहीं भूल सकता, और जापान जाने वाले को पता लगता है कि ये इनकी याददाश्तों में कहीं किसी ने खुर्च के इसको लिख दिया। वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नागासाकी हिरोशिमा का वाकया। किस तरह उसको देखते हैं आज, ये याद करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं जी? जी बिल्कुल बात करते हैं, और ये इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करते हैं कि उस वाकई ने हमें, ये जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की तरफ हम आए, ये उस वाकई के बाद ही आए ना। उससे पहले तो ये जंगजू कौम थी, इसको बस ये था कि वो मुल्क छीन लेना, वो मुल्क छीन लेना है, तो उसके अलावा बात ही कोई नहीं होती थी। तो उसके बाद इन्होंने इस तरफ इंडस्ट्री की तरफ आना शुरू किया, और हमारे बड़े शुक्रगुजार हैं सर ये, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद
जब इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना सफ़र शुरू किया तो कोई मुल्क इनको अमेरिका की पाबंदी की वजह से कॉटन देने को तैयार नहीं था। अच्छा जी। हम पाकिस्तान था जिसने इनको कॉटन प्रोवाइड की, उस वक्त सेल की और डेफर्ड पेमेंट पे की। अच्छा जी। मतलब हम उतने रिच थे उस वक्त कि हम जापान को कहते ठीक है बाद में पैसे दे देना। ओए होए होए, अच्छा जी। ये जापानियों ने मुझे बताया। सही सही सही। मतलब ये पाकिस्तानियों, हमें तो पता नहीं, हमसे तो कई साल पहले की बात है। अच्छा, ये वैसे जापान जंगजू में- थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से दोबारा जारी करेंगे। अभी मेरी बात कासिम अली शाह के साथ पर हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ और हम बात कर रहे हैं जापान जाने के हवाले से, जापान के कल्चर के हवाले से, जापान के वर्क एथिक्स और उन तमाम चीज़ों के हवाले से जो कि यहाँ पर पाकिस्तानियों को जो कि बाहर जाना चाहते हैं और कन्वेंशनल जो मकामात हैं उनसे हट कर जाना चाहते हैं, तो जापान उनके लिए किस तरह से बेहतर चॉइस है। क्योंकि मैंने ना देखे, सिंगापुर में गया हूँ तो वो कॉलोनी थी जापान की जी। तो वहाँ पर जो म्यूजियम्स हैं ना वो बड़े खौफनाक म्यूजियम्स हैं। अच्छा। कि वहाँ पर कैसे कैसे टॉर्चर सेल बने हुए थे सिंगापुर के लोगों के लिए, और ये कॉलोनी थी। सर ये कोरियन आज भी अपने स्कूलों में अपने बच्चों को बताते हैं कि जापान ने हम पे क्या क्या जुल्म किया हुआ। ये साउथ कोरियंस जो हैं ये अंदर से अभी भी पूरे वो ना जापान के खिलाफ हैं। अच्छा। और बताते हैं लिटरली। तो क्या वाकई ये इतने जालिम होते हैं? जी थे जालिम, अब थे, नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं, अब तो मैं कहता हूँ बॉम्ब ने इनसे इनको नॉर्मल कर दिया। इनकी सर मैं दबा के रखती है। इनके सिस्टम ने ऐसी दबाई हुई है ना कि आप देखें सिस्टम भी मजबूत है ना। सिस्टम मजबूत है सर। वो मतलब बच्चा देखें जब वो शुरू होता है, जब उसने अपने स्कूल की टॉयलेट भी खुद साफ करने हैं, अपना कैंटीन भी खुद साफ करनी है, बच्चों को खाना भी सर्व करना है जब उसकी ड्यूटी लगी हुई है, और ये पूरा उसने बचपन से लेके स्कूलिंग जब तक चल रही है उसने ये काम करने हैं। ठीक है, तो क्या पीछे बच जाएगा उसमें? कोई मैप बच जाएगी? और स्कूल में बच्चों को गाड़ी पे आने की इजाजत नहीं है। ठीक है, अच्छा। कि ये ना हो कि उसके बाप के पास बड़ी गाड़ी है उसके पास छोटी गाड़ी है। ये सिस्टम है ना सर, यही बंदे की मैं खत्म करते हैं क्या basically। बात, क्या बात है जी। तो ये हमारे बच्चे को कभी कभी वो कहता है, मैंने पीछे सर उधर गाड़ी ली तो वो मेरा बच्चा जिद में पड़ गया नहीं कि मुझे इसी पे लेने आओ आप, मैंने इस पे जाना है। तो मैंने उसे कहा कि आपके स्कूल में अलाउ नहीं है तो बेटा इस पे नहीं, तो नहीं जी वो जिद कर गया। फिर मुझे मजबूरन उनके खिलाफ पाकिस्तानी वाला एलिमेंट थोड़ा आ गया, निकला है हमारा बाहर, तो मैं उसको गाड़ी पे ले गया। तो हमें वो स्कूल वालों ने बड़ा डिस्करेज किया। उन्होंने कहा जी दोबारा आपने इसको गाड़ी पे लेने नहीं आना तो कहीं दूर गाड़ी पार्क करके आए, ओए होए होए, ताकि बहुत बाकी आला से। बच्चों दूसरे बच्चों को ये चीजें फील ना हो। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जापान के स्कूल का बच्चा जो है सुबह उठता है, अपना बैग कंधे पे डालता है और बगैर खौफ के बस स्टॉप पे पहुंचता है, बस लेने आती है, या पैदल चलते चलते कोई किलोमीटर का फासला है अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, कोई खौफ नहीं, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा, अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। आप टोक्यो में देखेंगे बच्चे ट्रेन में सफर करके पहुंचते हैं अपने स्कूल से। अकेले छोटे छोटे 3-4 बच्चे, साल 3-4 साल का बच्चा खुद जाता है। उसको पता है कि मैंने जब सिग्नल क्रॉस करना है मैंने हाथ ऐसे खड़ा करना है, और गाड़ियां खुद ही रुक जाएंगी कि उसने क्रॉस तो करना है। मतलब उन्हें सिखाते कब है? अगर 3-4 साल का बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसको सिखाया कब? ये जब वो चलना शुरू करता है तो स्कूल में शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम अक्सर देख रहे होते हैं रील्स वगैरह पे, छोटे छोटे जापानीज बच्चे जो हैं 2-2.5 साल के या इससे भी, अक्सर 2-2.5 साल से भी कम होते हैं, तो वो खाना खा रहे होते हैं खुद से, चॉपस्टिक से भी खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे तो अडल्ट्स भी अक्सर चॉपस्टिक में ज़रा फंस जाते हैं, लेकिन किस तरह से ये मुमकिन है? मतलब ये स्किल्स बच्चों को इतनी जल्दी आ जाती हैं, बच्चों को डिशेस कर रहे होते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे और घर के काम कर रहे होते हैं और बहुत छोटे छोटे, तो क्या ये वहाँ की ट्रेनिंग का हिस्सा है? उनको खुद मुख्तार बनाने के लिए इस तरह से किया जाता है या उनका कल्चर ऐसा है? नहीं, उनकी ट्रेनिंग है ये। उन्होंने सिस्टम बना दिया स्कूल्स का, किंडरगार्टन्स का। अब मेरा बेटा खेलता है तो उसको पता है कि उसने खिलौने अगर बखेरे हैं तो समेटने भी खुद ही है। अच्छा, माँ साथ लग जाए तो बड़ी मेहरबानी उसकी, लेकिन समेटता वो खुद ही है। और दूसरा जो आप अभी बता रही हैं कि वो क्लास में बच्चों की प्रैक्टिस होती है, जब वो बच्चों को स्कूल में करीब वाली पार्क में लेके जाते हैं तो उनको बताते हैं आपने रोड कैसे क्रॉस करना है। अच्छा, बेसिकली किताब तो उसके बैग, जो आपने कहा बैग डालते, उसके बैग में कुछ नहीं होता, एक रुमाल होता है सर, उसका लंच होता है, वो जो आप अभी चॉपस्टिक कह रहे हैं वो होती है जो उसने खानी होती है, उसके बैग में कोई किताब नहीं होती जो किंडरगार्टन का बच्चा है। तो वो दिखाते हैं कि आपने ये करना है। अब मैं पहले सिखाते हैं। देखिए, मैं अपने बच्चे को अगर फ्रंट सीट पे बिठा के ले, जापान में चलान है सर इस पे। अच्छा, हाँ जी, मैंने कार सीट अगर नहीं लगाई हुई तो मैं उसको बिठाऊंगा तो वो यहाँ पे आके उसको होता है कि मेरी कार सीट लगाएं। अगर मैंने वहां पे भी नहीं लगाई
तो वो फिर आके कहेगा कि मैं यहाँ पे अगर आदि है यहाँ पे बैठने का, तो वहां जाके वो शुरू में 6 महीने पीछे रह के गया यहाँ पे, तो वो कह रहा था जी ये क्या है, आप हार्न क्यों नहीं मार रहे आप? अच्छा 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 तो जापान में तो हार्न नहीं मार सकते, तो मैं जब उसे बताया था वो आगे कहता है जापान में नहीं मारते, पाकिस्तान में हार्न मारते हैं। हुई उसको ये पता चल गया। पाकिस्तान में तो हार्न जो है वक्कियों में मारते हैं, यानी बैठ जाओ हाथ रख हाँ देते जी, हैं, हाँ जी, वो जापान में तो बड़ा आप गर्क हो जाता है, अभी तो मेरा ख्याल है येलो लाइट होती है, उससे पहले ही सब गाड़ी निकल जाती है। आप पहले जब ही तक कोई बिल्कुल हटके कोई बड़ी वर्स्ट कंडीशन में हो ना, फिर हॉर्न मारते, उससे बगैर हॉर्न नहीं सुनने को मिलता। अच्छा। हाँ, गाली समझी जाती है सर। अच्छा ये बताइए, अगर स्टेट की बात करें, उनका निज़ाम कैसे, इलेक्शन बेस्ड है, डिक्टेटरशिप है, कोई हाइब्रिड मॉडल है, मिक्स एंड मैच है, कैसे चल रहा है सारा सर इलेक्शन बेस्ड है टोटली। अब डेमोक्रेसी। तो 2 बार हो गए, मैंने भी वोट डाला क्योंकि मेरा भी वो आप नेशनल हो चुके हैं, नेशनल हो चुका हूँ, तो आप मेरा भी- जापानी बाटा है हमेशा, मैं आपको कहता हूं। तो मैंने भी 2 वोट डाले, एक वो अभी जो फेडरल के हुए थे उसमें भी, और जो प्रोविजनल हुए थे उसमें भी। तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम है सर, आपके घर में वो एक छोटा सा कागज आ जाता है, आपने वो लेके जाना है, उसके ऊपर QR कोड भी होता है, आपका नाम, डाटा, हर चीज लिखी होती है। अंदर जाके आप वो QR कोड के थ्रू ही होता है सारा कुछ जो होता है। अच्छा, बाद में नहीं होता कि तू वोट नहीं पाया, तू साडी बरादरी दा नहीं है, ऐसी तरह मुकाल ही सर है। कैंपेन करते हैं वो बाकायदा, कंपनीज में जाते हैं और कंपनीज के जो मालिकान है वो साथ मिलके कैंपेन तो वो भरपूर करते छुट्टी हैं। होती है इलेक्शन वाले दिन? छुट्टी वाले दिन इलेक्शन होते हैं, ओह सैटरडे या संडे को, और स्कूल्स के अंदर होते हैं, जो अच्छा। लोकल स्कूल्स है ना वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बने होते हैं, वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। और जो ऑब्वियस है जीतता है, उसकी अप्रोच क्या होती है? वो एक डिक्टेटर वाली अप्रोच होती है, सब कुछ साथ लेके चलने वाली होती है, गवर्नमेंट एक काइंड गवर्नमेंट है, या डिक्टेटर्स वाली अप्रोच है? नहीं सर, वो देखिए परफॉर्म सिस्टम है ना, जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा अगली बार उसकी छुट्टी। समटाइम्स आप देखें जापान में जो रिसेंट जो एक वजीर आजम हमारे इनके मर्डर भी हुए थे, उसके बाद बड़ी स्पीड से वजीर आजम चेंज हो रहे, वो तो खुद छोड़ दे, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो छोड़ वो खुद छोड़ दे, कहते हैं हमसे नहीं हो रहा, आके संभाल ले। तो यानी ये तो उनकी ज़ाहिर है, उनका वैल्यूज ही उनकी ऐसी सेट की हुई है कि वो उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर कॉम्प्रोमाइज पाते। नहीं करते, वो कहते हैं अगर हमारे से हो नहीं रहा तो हम छोड़ देंगे। सही। अच्छा, जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ किन किन जगहों पर मुकीम है, जहाँ पर पाकिस्तानी जो है ना वो फिर भी जो भी है, पाकिस्तानियों को होता है कि हमारी ना एक कम्युनिटी हो, हम कहीं पर अपने चेहरे देखें, अपनी ज़ुबान बोलें, तो वो कहाँ कहाँ पर है और क्या वहाँ के लोगों का उन कम्युनिटीज़ के लिए रिस्पॉन्स होता है, किस तरह से देखते हैं? टोक्यो के करीब एक साइतामा सर एक सिटी है, उसके अंदर एक ना प्लेस है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इकट्ठे हैं, मतलब नंबर 1 पे जो पाकिस्तानी इकट्ठे हैं वो उसी सूबे में है। सही। तो उसका तो नाम अब जापान में याशियोस्तान के नाम से मशहूर है। यशी, वाह, क्या नाम है? याशियो बेसिकली जगह का नाम था, अच्छा, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हम वहाँ तो पे। यशी समझ पाकिस्तान का पाकिस्तान यशी वाले एरिया में जी। याशियोस्तान उसको टोक्यो के बिल्कुल करीब लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, तकरीबन मेरा ख्याल है 2,500 के 3,000 पाकिस्तानी उसी एक शहर में है। सही। उसके अलावा जहाँ मैं रहता हूँ प्रेफेक्चर सूबा है जो गुम्मा, वहाँ पे तकरीबन 1700-1800 पाकिस्तानी है, नंबर 2 पे आता है वो। उसके बाद फिर थोड़े किसी पे 200, 300, 400 इस तरह फैले हुए हैं। क्या कर रहे हैं ज्यादातर पाकिस्तानियों की? सर 90% गाड़ियों का काम, अच्छा, हाँ, गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, लोकल भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। और पूरी दुनिया में देखें जापान की गाड़ियाँ अपने अपने रिश्तेदार बिठाए हुए हैं हर एक मुल्क में, दुबई में, अफ्रीका, पूरा अफ्रीका में तो पूरे में पाकिस्तानी फैले हुए हैं। इवन अब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, यूके में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जाती हैं, अमेरिका बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं जापान से। ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले 3 साल से क्योंकि उन्होंने अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जीरो कर दी है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी जापानीज गाड़ी, ज़ाहिर है उसकी डिमांड है हाइब्रिड गाड़ी की, तो बहुत ज़्यादा जा रही। तो 90% लोग, बल्कि 90 भी मैं बड़ा मोहतात हो गया, इससे ज़्यादा ही समझें कि वो इसका काम करते हैं गाड़ियों का। तो ये जो वर्क हम काम कर रहे हैं ना, ये बहुत चंद लोग हैं जो काम करते हैं। इसलिए तो मुझे एम्बेसडर साहब खींच के लाए थे, क्योंकि मैं नेपाल से करता था, फिलीपीन से करता था, वियतनाम से करता था, मेरा नेटवर्क है सर वहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो ये पाकिस्तान से तो भी शुरू किया है हमने, मेरा इनमें इन कंट्रीज में ऑलरेडी नेटवर्क है पहले। अच्छा, इन कंट्रीज में नेटवर्क, यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स लेके जाते थे मैं नेपाल यहाँ से? से नेपाल में मेरा अपना लैंग्वेज स्कूल भी है सर। अच्छा, माशाल्लाह। फिलीपींस में मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वियतनाम में मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, अच्छा अच्छा। इनसे लेबर लेके हम जापान लेके आते थे। और इन तीनों मुल्कों में से अच्छी ह्यूमन रिसोर्स किसकी थी? वियतनाम की? सर कैटेगराइज करना पड़ेगा, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो वियतनामी ज्यादा अच्छे हैं, अच्छा अच्छा। केयर वर्कर्स जो हैं वो फिलिपिनोज औरतें ज्यादा अच्छी हैं,
मर्द तो उनके काम करते ही नहीं है, फिलिपिनो औरतें ही हैं सब। फिलिपिनो की तो मेरा ख्याल है इकोनॉमी भी उनकी जो खवातीन है उस पे डिपेंड हमारे मुल्क में ऑनरी काउंसिल्स भी उनके 2-3 मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे फिलिपीन के, वियतनाम का नहीं अभी तक, वैसे मैंने जो ढूंढा है मुझे वियतनाम का कोई वो नहीं मिला, ऑनरी काउंसिल नहीं मिला। और एक सवाल और आ जाता है, जब से आपने ये शिफ्ट किया पाकिस्तान से लेके जाने, तो कुछ शर्मिंदगी तो नहीं हुई? क्योंकि हमारे ज़रा सादा झटके से बंदे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? 5 बैच चले गए सर, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा जी। लेकिन बीच में आपको पता है फिर कोई ना कोई तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत आ ही जाता Human है, error। ह्यूमन है, वो थोड़ी सी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 90% बच्चे हैं ना, वो 95% अभी तक के जो बच्चे गए हैं उन्होंने माशाल्लाह परफॉर्म भी अच्छा किया और कोई शिकायत नहीं, बल्कि खुश हैं जापानीज। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश कर रहा हूँ कि यही रेट रहे। 4-5% तो कहीं पे भी हो सकते हैं खराब। उसकी वजह सर ये कि हम यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना वो बड़े एक ठीक ठाक फिल्टर लगाए हैं हमने। अच्छा, इसमें ऐसे मुमकिन है कि बहुत सारे लोग अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं या जितने भी एडवाइजर्स होते हैं वो शायद अपने कोई फेवरेट बच्चे जो हैं उनको जो है फैसिलिटेट करते हैं। तो क्या हसन आपके भी जो है डोमेन में इस तरह से होता है? क्या फेवरेटिज्म चलती है या फिर ये सब कुछ ऑन मेरिट चल रहा है? सब कुछ ऑन मेरिट। अभी कल मैं घर बैठा हुआ था तो मेरे अब्बू के बड़े करीबी दोस्त अपने बच्चे को साथ लेके आए थे, तो वो मेरे मुंह पे कह रहा था कि सर सिफारिश चलेगी, तो वो तो आप कर देंगे। मैं कहा नहीं, आप पढ़ेंगे, पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपने, टेस्ट तक पहुंचाना हमारा काम है, पास आपने खुद करना है। इंटरव्यू में बिठाना हमारा काम है, 1 बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार बिठाएंगे, पास आपने खुद ही करना है। देखिए जब यहाँ पे हम इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे ना, ये आगे जाके हमें तंग करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये जो प्रोसेस है मैंने बड़ा इसको सर ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। सम टाइम मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग वहां जाके मुझे मिलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं होता कौन आया कौन नहीं आया। वो आपके जरिए गए होते हैं। हाँ जी। अच्छा, उमूमन ये पिछले कुछ बैचेस को देखें तो किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स गए, किन कामों के लिए लोग गए हैं? सर अगर बिल्कुल रिसेंट करूँ, ये भी 22 को हमारा माशाल्लाह एक बैच जा रहा है, ये क्वालिटी कंट्रोल में जा रहा है। अच्छा जी। कुछ CNC मशीन ऑपरेटर्स गए हैं, कंस्ट्रक्शन में गए हैं, इसमें ये फर्नीचर मेकिंग है इसके अंदर गए हैं, ये जो ATM मशीन्स बनती हैं इसके अंदर वो गए हैं, काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह की फील्ड है। और केयर वर्कर्स, अच्छा, केयर वर्कर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। केयर वर्कर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन काम भी मुश्किल है, इसलिए हमने ना उन लोगों को चूज़ किया जो यहाँ पे भी यही काम करते हैं। हमने नर्सिंग के जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ रब्ता किया, वहाँ से बच्चे लेके उनको लैंग्वेज ट्रेनिंग दी है। और उसके बाद अब वो मेरा केयर वर्कर्स का पहला बैच जाएगा अब से। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और लड़कियाँ ही हैं 4 की 4। अच्छा जी। हाँ जी, नर्सेज हैं जी? नर्सेज हैं सर, वेरी नाइस। ये पहला बैच होगा, पहला नर्सेज का पहला बैच। लेकिन आप बता रहे हैं स्कोप काफ़ी है, तो यानी जो स्कोप है, एक मिसाल लेते हैं, क्या वो सैकड़ों में चाहिए, हज़ारों में चाहिए या लाखों में चाहिए? केयर वर्कर्स लाखों में, लाखों में चाहिए, उसकी लेकिन क्या इसके लिए हर्डल भी ज्यादा है सर। नेगेटिव पॉपुलेशन है जापान की, बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो मरते नहीं है जल्दी। तो ये फिर ओल्ड एज होम्स में, अब देखिए जो बंदा जापान में तो काम कर रहा है वो कैसे अपने माँ बाप की देखभाल करे, वो सिस्टम बना हुआ है, वो उसको उधर ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो हर्डल इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपने कोई मशीन नहीं चलानी, आपने कोई पार्ट्स यहाँ से उठा के वहां नहीं रखना, आपने एक ह्यूमन की जो है ना वो देखभाल करनी है, उसके साथ बातचीत भी करनी है। हाँ, आरे भी लाई रखना उन्हें। हाँ जी, उसको खाना खिलाना है, उसका दिल नहीं कर रहा तो आपने उसको इधर उधर यूनियन भी करनी है, चप्पी हाँ भी करनी है, ये सारे काम। मैडम ये सारा आप हंस रही हैं, ये सच्ची बात है, ये सारे काम है। देखें अगर केयर वर्कर वो केयर ही नहीं कर सकता, हाँ जी, तो वो क्या वो किस काम का? जी बिल्कुल, हमारी जो गुफ्तगू है वो जिस मोड़ पर आ गई है वहाँ पर ब्रेक तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पाबंद हैं ब्रेक हमें लाजमी लेनी पड़ेगी। तो आप मेरी बात कासिम अली शाह को इसी तरह से देखते रहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जापान के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शो के आखिरी पड़ाव में हमें और भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि जापान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान के और जापान के ताल्लुकात के हवाले से भी जानना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि लोग जानना चाहते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि शायद सिर्फ स्कॉलरशिप्स पे ही जाया जा सकता है, यानी कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लेवल पे जाना है तो ही आप जा सकते हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे
आपको केटर किया जा सकता है जापान में, अगर आप राइटली डायरेक्टेड हों और अपनी ज़ुबान पर आपका अबूर बहुत अच्छा हो, जो कि जापानीज़ है। इसी हवाले से बात करेंगे हसन से मज़ीद। लेकिन ये जापानी जीरियाट्रिक्स में और ये पाकिस्तानी जीरियाट्रिक में फ़र्क नहीं है, या वहाँ भी चंपी करनी पड़ती है? नहीं, करनी पड़ती है। इंसान बेसिकली नेचर एक ही है उसकी। हल्का सा हेड मसाज जो है, वो सारी चीज़ें वहीं पे हैं। इवन मैं जब पहली बार जापान में कटिंग करवाई थी ना, तो वो जहाँ हमारे यहाँ पे लोकल नहीं, वो ऐसे करके वो मसाज सा करते हैं, आखिर में ऐसे छोड़ते हैं। हाँ जी, वो उन्होंने भी किया। मैं कहा यार तो सेम ही है। मैडम को कुछ हुआ सर। मैं कहा ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही है। हाँ, तो वो चीजें सर वहीं पे इंसान ऐसे उंगलियों के साथ भी यूं करके बिल्कुल 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 इंसान ऐसे ही हर जगह पे ऐसे ही है। अक्सर बाल उड़ाते उड़ाते मूछें उड़ा दी, ये भी हो जाता है? ये नहीं होता। ये नहीं, ये तो कानूनी तौर पे बड़ा जुर्म है। वहाँ पर तो इस चीज का बड़ा ख्याल किया जाता है। वैसे भी थोड़ी थोड़ी मूछें होती हैं उनकी, जापानीज की काम आती नहीं है सर। ये अभी मेरे साथ पिछले अभी हफ्ता पहले, ये संडे को, दोनों सैटरडे को गए हैं, उसमें से एक तो था, वो कह रहा था कि यार तुम, वो मेरी दाढ़ियां देख के परेशान था ना यहाँ पे लोगों की, कहते ये जवान जवान लोग हैं, इनकी दाढ़ी आई हुई है, हमारी आती नहीं है। मैंने कहा वो आपकी जीन्स ही ऐसे, जीन्स ऐसी है ना, आपकी नहीं आती। अच्छा, अब ये किस्सा हमारा, क्योंकि आखिरी 3-4 मिनट डॉक्टर साहब रह गए, उसमें मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि एक पोटेंशियल कितना है। यानी हमें अब सुनने वाला मैट्रिक का स्टूडेंट भी है, मेरा बेटा भी आपको फॉलो करता है, बट साहब को पता है, और वो अभी उससे मैट्रिक करना है, वो भी चाहता है कि जापान चला जाऊँ। वो भी ऐसा कि हर वालिद वालदा चाहता है कि बच्चे कहीं सेटल हो जाएं। बिल्कुल। और कुछ यंगर हमारे बड़े उम्र के लोग हैं जो थोड़े से यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यूईटी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं जी ऐसे। फिर इसी तरह हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जिनकी एज 30s में आ चुकी है, लेकिन उनमें अडेप्टेबिलिटी है लैंग्वेज सीखने की। क्या तीनों कैटेगरी को क्या कहेंगे जी सर? जो ऑब्वियसली मैट्रिक इंटर वाले हैं और यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं, इनका तो इशू कोई नहीं है। ये माशाल्लाह लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, इनको जब सिखाने के लिए लेके आते हैं सब कुछ सीख जाते हैं नॉर्मली, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है। लेकिन ये जो आप प्रोफेशनल्स की जो बात करें, इनका लैंग्वेज की अडेप्टेबिलिटी से ज़्यादा एक और इशू होता है, जो इनकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। फैमिलीज हैं ऑब्वियसली 30 के करीब जो जा रही है, शादी करने वाला होता है या कर चुका होता है, एक आधा बच्चा भी होता है, ठीक है जी। तो वो जब बंदा जाता है तो वो स्ट्रगलिंग जो उसका टाइम है वो गुजर चुका होता है। वो कहता है कि अब नए सिरे से स्ट्रगल करूंगा मैं। वो जो इश्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करता है कि वो कहता है कि 6 महीने पहले यहाँ पे लैंग्वेज सीखना, सारा कुछ छोड़ के जा रहा है। जॉब दिन में अगर वो हमारे पास आएगा तो वो जॉब क्विट करनी पड़ेगी, और अगर वो वहाँ पे 6 महीने उसको इंटरव्यूज वगैरह में, तो 1 साल का टाइम होता है हमारे पास। वो 1 साल के लिए वो कर सकता है, वो फाइनेंशियली भी उसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसमें इशू होता है। वरना प्रोफेशनल्स की वहाँ पे डिमांड तो है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी अपनी कुछ ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो आगे जा नहीं पाता। तो ये जो बच्चे हैं, ये इनके लिए तो बहुत अच्छा जो है ना, वो मैसेज यही है कि बस आप ये ज़हन बना लें कि आपने जुबान सीखनी है, जापान आप चले जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। यानी आप कह सकते हैं ना जी कि पाकिस्तान और जापान में बॉर्डर कम मसला है, लैंग्वेज बहुत मसला है। सिर्फ लैंग्वेज आते ही आपके पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है कि आप पाकिस्तान से जापान जा सकते हैं, बशर्ते कोई स्किल आती हो। बिल्कुल ऐसे। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, यूनिवर्सिटीज में आप 16 ईयर एजुकेशन लेते हैं, सही जी, उसके बाद भी आपको कोई कंफर्मेशन तो होती नहीं आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी ने 16 मंथ्स मेरे कहने पे अगर जापानीज सीख ली ना, तो जॉब की गारंटी मैं दे देता हूँ। अच्छा, यानी ये जुबान सिर्फ सीखने पे इतना सब कुछ हो सकता है। बट इट वाज डेफिनेटली वेरी इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन विद यू हसन भट्ट साहब। लेकिन जाने से पहले आज की जो हमारा बुक सेगमेंट है, बुक रिकमेंडेशन का, उसमें शाह साहब आप क्या रिकमेंड करेंगे? डॉक्टर साहब, आज की जो किताब है ना, ये बड़ी मुख्तलिफ किताब है। अमूमन हम इस तरह के मौजू पे कम बात करते हैं, लेकिन ये किताब मेडिकल के फील्ड के जो एजुकेटर्स हैं, पढ़ाने वाले, तदरीस के शोबे से मुंसलिक, मेडिकल के शोबे के, उनके लिए बड़ी मावन किताब है। ये किताब का टाइटल है शॉर्ट हैंडबुक ऑन मेडिकल टीचिंग एंड लर्निंग्स। तो ये जो किताब है, मोहतरमा है सुम्बल आरिफ साहिबा, इन्होंने इस किताब को कंपाइल किया। 2nd एडिशन मेरे हाथ में है जी इस वक्त, और इस किताब को बड़ी पजीराई मिली है, बड़े बड़े काबिल लोगों ने इस पे कमेंट्स किए हैं और इसको सराहा है सुम्बल आरिफ साहिबा की इस काविश को। और इस किताब के ज़रिए आप टीचिंग मैथडोलॉजीज मेडिकल फील्ड की हैं, जो आप जानते हैं मेडिकल फील्ड थोड़ी डिफरेंट फील्ड है, ये मैथ की तरह नहीं है, फिजिक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह नहीं है। तो इस किताब को आप अगर पढ़ते हैं और ये आपकी लाइब्रेरी में मौजूद होती है और आप इस किताब को कैरी करते हैं, तो एक आपके लिए सीखने का नया बाब वो खुल जाएगा, एक नया दरवाज़ा आपके लिए जो है वो खुलेगा। आप इस किताब को ज़रूर ब ज़रूर पढ़िए। चंद दिन पहले मोहतरमा आई, इन्होंने मुझे किताब दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ी पैशनेट
और बड़ी मेहनत करने वाली एक प्रोफेशनल है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी जो हैंड बुक्स हैं, शॉर्ट हैंड बुक्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं, लर्निंग स्किल्स भी बहुत सारे लोगों की बेहतर हो रही होती हैं। बट जाने से पहले हसन भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जापान के हवाले से? पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लेबर है जो बाहर जाना चाहती है, जापान उनके लिए किस तरह से बेहतर है? कोई पैगाम आपका आखिरी जो ज़रूरी है वो ज़रूर शेयर कीजिए। जी अगेन बात वही करूँगा, शायद लोग बोर भी हो जाएं कि ज़ुबान जो है ना वो सीखनी है। उसके बाद जो शाह साहब ने कहा कि जो स्किल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है ना, मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है जापान जाने के लिए। आप इवन नेपालियों ने सर ये फार्मूला रखा हुआ है कि जो हमारे सीधे साधे लोग होंगे ना वो जाएंगे जापान, और जो जिगजैग वाले लोग होंगे ना वो यूरोप अमेरिका जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि जापान जिगजैग वालों के लिए है नहीं। वो लाइन, आप लाइन से जैसे ही थोड़ा सा हटके बाहर होंगे ना तो आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो सिस्टम ऐसा है कि आपको तो जापान जाने के लिए डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है लैंग्वेज के अलावा। जापान जाने के लिए आपको टेक्निकल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। जापान जाने के लिए आपको टाइम और वादा की जो पाबंदी है वो बड़ी ज़रूरी है। और जापान जाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इजाज़त ले के काम करना। हम यहाँ पे जाते जाते रेडी में से एक बेर उठा के खा लेते हैं, अमरूद, ये बिल्कुल वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो आप अगर किसी का घर से फल गिर भी रहा है ना तो आपने नहीं उठाना उसकी इजाजत के बगैर। तो ये कल्चर है ना, चाहिए जो हमारी आदतें वो आदतें ठीक करने वाली। किसी का शतूत लगे वो नहीं खा सकते। लेकिन इट वाज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। शाह साहब, आपका क्या पैगाम? देखिए, मेरा वही पैगाम है जो भट्ट साहब का पैगाम। इस वक्त इस रूम में क्योंकि 2 भट्ट हैं, तो शाह साहब दरमियान में वो ब्रेड होती है ना, इधर ब्रेड है इधर ब्रेड, दरमियान में टिक्की लगी होती है। तो मैं टिक्की बनाऊं, 2 भट्ट इस कमरे में है। और आपको पता है जी, भट्टों की जो खास बात है वो अगर खाने पीने की, भट्ट साहब देसी मुर्गा हो और उसको कह लीजिए देसी घी में बनाया हो, उसका कमाल सा शोरबा हो, ऊपर हल्का सा जो है ना अदरक और धनिया काट के डाला हो, तो 2 भट्टों के मुंह में पानी आम लोगों से ज्यादा जल्दी आता है। आ गया सर, आ गया ये सब। वो शुक्र है कि हम वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ द शो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपका भी और शाह साहब आपका भी। एंड आई रियली विश एंड होप आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। मेरी बात कासिम अली शाह के साथ को फॉलो करते रहिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। आपका और हम सबका अल्लाह हम या नासिर।